बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ के सांस्कृतिक तत्वों की पड़ताल करनी शुरू की ताकि यहाँ के सांस्कृतिक स्वरूप को बदला जाए और पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप ढाला जाए। इसलिए इतिहास की जानकारियों को इन्होंने बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की और इसी क्रम में 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया और इसके तहत कई इतिहासकार और साहित्यकार इससे जुड़े और भारतीय इतिहास की खोजबीन शुरू की। लेकिन यह इतिहास उन्होंने अपने ढंग से लिखा। यह औपनिवेशिक इतिहास के स्वरूप को दर्शाता था। इसके बाद 1834 में ट्रायर और मिल ने समुद्रगुप्त प्रशस्ति जो इलाहाबाद में अवस्थित था उसको इन्होंने पढ़ा और तमाम तरह की उपलब्धियों के बारे में इन्होंने बताया। यह भाषा में, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ यह प्रशस्ति काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के अभिलेख पढ़े। यह क्रांतिकारी कदम था। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने जब 1837 में पढ़ा तब जाके एक महान उपलब्धि के रूप में माना गया, क्योंकि अशोक के अभिलेख पूरे भारत में फैले हुए थे और इससे भारत के प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी मिल सकती थी और अशोक के बारे में हम जान पाते। इसके बाद 1840 में नोरिस ने खरोष्ठी लिपि जो कंधार में अवस्थित अशोक के अभिलेख हैं उसको इन्होंने पढ़ा नोरिस ने, और यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद अशोक के तमाम अभिलेख पढ़े जा सके। लेकिन आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में जो कनिंघम साहब थे उन्हें महत्वपूर्ण माना गया और इस कारण से इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद हम 1815 में वीडन ने मास्की अभिलेख पढ़ा और इसने पहली बार बताया, वीडन साहब ने, कि प्रियदर्शी कोई और नहीं अशोक है। और इस तरह से अशोक प्रियदर्शी के बारे में अभिलेखों में अशोक का पूरा नाम जहाँ नहीं था वहाँ प्रियदर्शी से अशोक के अर्थ को सामने लाया वीडन साहब ने। उसके बाद बैराट अभिलेख कनिंघम साहब ने पढ़ा। यह आज कलकत्ता के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण था। कुम्हरार की खुदाई अल्टेकर साहब ने की, क्योंकि यहाँ मौर्य कालीन और अशोक के कई ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो अशोक और उसकी उपलब्धियां, खासकर मौर्य साम्राज्य के बारे में कई जानकारियों को उपलब्ध कराया अल्टेकर साहब ने। लेकिन 1750 में टिफिन थेलर साहब ने दिल्ली मेरठ जो अशोक के स्तंभ थे जो पहले मेरठ में थे बाद में दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, उनको इसमें टिफिन थेलर साहब ने 1750 में खोज निकाला। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद 1785 में पोलियर साहब ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को खोज निकाला। पहले ये टोपरा में था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाए थे और इसी को इन्होंने पोलियर साहब ने इसको खोजा और तब जाके इसके बारे में हमें जानकारी मिली। इन अभिलेखों पर विभिन्न भाषाओं में खुदा हुआ कई महत्वपूर्ण तथ्य होते थे और अशोककालीन जो अभिलेख हैं उसमें 4 भाषाओं का प्रयोग पाया जाता है, जिसमें हम महत्वपूर्ण रूप से जो उस समय प्राकृत भाषा थी, लिपि ब्राह्मी थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि खरोष्ठी लिपि है, अरमाइक लिपि है और एक जो है वो यूनानी लिपि भी इसमें कई जगहों पर हम पाते हैं। इस तरह से कई भाषाओं के साथ जो लिपियों का संबंध था वो विकसित होता हुआ अशोक काल में काफ़ी व्यापक स्वरूप पकड़ता है। बाद में यह खरोष्ठी लिपि वास्तव में अरमाइक और यूनानी लिपि के मिलने से बनता है। यूनानी और अरमाइक लिपि मिलकर खरोष्ठी लिपि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिम भारत के बहुत से क्षेत्रों पर उस समय बोला जाता था, वो खरोष्ठी लिपि वास्तव में यूनानी और अरमाइक लिपि के मिला है। और ये यूनानी वास्तव में सेमेटिक लिपि से इसका उद्भव हुआ था। हेमेटाइट जो पाषाणकालीन बस्तियाँ थी, नवपाषाण काल बस्ती थी, उसके काल में सेमेटिक भाषा बोली जाती थी जो बाद में यूनानी और वही अरमाइक लिपि में बदला और यही यूनानी और अरमाइक मिलकर खरोष्ठी लिपि में परिवर्तित हुई। आर्य के अधिकांश जो वैदिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, लेकिन आर्य
हमेशा से अपनी भाषा के रूप में, लिपि के रूप में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग करते थे। ब्राह्मी लिपि ही बाद में कई ऐसे परिवर्तनों के बाद यही ब्राह्मी लिपि बाद में नागरी लिपि में बदलती है। 600 ईसा पूर्व में वैसे उत्तर भारत में कुरिल लिपि बोली जाती थी या लिखी जाती थी। कुरिल लिपि ही महत्वपूर्ण था। 600 बुद्ध के काल में कुरिल लिपि ही महत्वपूर्ण था, जो जिसमें कई भाषाएं लिखी जाती थी। गुप्तोत्तर काल में यही कुरिल लिपि नागरिक लिपि में बदलती है, और यही नागरिक आज जिसे हम देवनागरिक कहते हैं, ये उसी काल में निर्मित हुई, गुप्तोत्तर काल में, और इसी से कई भाषाओं का भी विकास हुआ। बंगाली, गुजराती, कैथिल और उड़िया जैसे कई भाषाएं, 18 भाषाएं इस समय प्रचलन में शुरुआत हुई। लेकिन दक्षिण भारत का स्वरूप अलग था। वहाँ आदिम जनजाति बस्तियों में जहाँ सभ्यता अभी बहुत दूर थी, वहाँ बटेलट्ठू जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन संगम काल में आते आते यह बटेलट्ठू की भाषा तमिल की भाषा के रूप में विकसित होता है, जिसमें लेकिन यह बटेलट्ठू उत्तर भारत के ब्राह्मी लिपि के प्रभाव से निर्मित होता है, जो ग्रंथ लिपि पल्लव काल में ग्रंथ लिपि में बदल जाता है, और यहीं से अपने क्षेत्रीय भाषाओं का दक्षिण भारत में विकास होता है। तमिल भाषा इसी ग्रंथ लिपि से निर्मित होती है, जो कालांतर में दक्षिण के प्रभाव से तमिल, तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं का भी विकास होता है। इस तरह से आज हम विभिन्न तत्वों को जान पाए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के उन चीज़ों को जानना जरूरी है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कोई नहीं जानता। हम केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकर और समझकर ही हम किसी एग्जाम में सफल हो पाएंगे।